Hello friends. So in last lecture we have classified our solid compounds. Okay. So in this lecture we are just going to know about we are just going to deal with the internal structure of solid. So in last lecture we have seen there are lots of constituent particles. I can say ions, metal atoms, okay, or covalent bond is there. Okay, you can see here diamond is there. Okay. तो आपको क्या लग रहा है सच में थोड़ी ना डायमंड है? क्या ये डायमंड है यहाँ पे? नहीं, ये डायमंड नहीं है, ये स्ट्रक्चर है जो दिखाता है कि कार्बन के एटम कैसे जुड़ते हैं तो डायमंड बनता है। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो जैसे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा और मैंने आपको बोला कि डायमंड का स्ट्रक्चर, तो आपके माइंड में क्या आया? ओके, अगर आप देखो डायमंड, अगर आप अच्छे से चेक करो तो आपको डायमंड देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है? ये इंटरनल स्ट्रक्चर है कि एकदम माइनर लेवल पे और माइन्यूट लेवल पे हम लोग देखें तो पार्टिकल्स कैसे अरेंज हुए हैं। तो इसको एग्जैक्टली बोला जाता है कि एक डिजाइन है जो बताती है कि डायमंड के अंदर कैसे एटम्स जो है वो अरेंज होते हैं। सो ये जो पैटर्न है उस पैटर्न को बोलते हैं लेटिस। समझ में आ रही है बात? सो दिस वन इज लेटिस ऑफ डायमंड। ये डायमंड का लेटिस है, लेटिस स्ट्रक्चर है। सो बेसिकली टुडे we will just see some some definitions. Okay, आज हम सब थोड़ी सी definitions देखने वाले हैं, जैसे कि लेटिस क्या है, मोटिफ क्या है, यूनिट सेल क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ये सब चीजें देखने वाले हैं। लेकिन आपको तो कुछ पता ही नहीं है। सो सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन क्लियर करवाता हूँ, वो है क्रिस्टल लेटिस। लेटिस क्या है? तो कोई भी यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट दो टाइप के आपको लेटिस दिख रहे हैं। ठीक है, तो लेटिस इज जस्ट डायग्राम। वो एक टाइप की जस्ट डायग्राम है जो इंडिकेट करता है कि 3D में आपका जो एटम है और 3D में आपके सॉलिड के अंदर के जो एटम्स हैं वो कैसे अरेंज हुए हैं। जैसे मैं आप डायमंड का देख रहे थे, अभी ये देखो आपको सब स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन ये एक डिजाइन है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? क्रिस्टल लेटिस। ये लेटिस है, जरूरी नहीं है कि हर बार स्क्वायर ही हो। आप देख सकते हो कि कई बार हेक्सागोनल भी हो सकता है, कई बार टेट्रागोनल भी हो सकती है। ओके, सो ये डिजाइन है, लेकिन ये डिजाइन बेसिकली दिखाती क्या है? ये डिजाइन आपको ये बताती है कि भाई 3D में आपके एटम्स जो है वो किस तरह से बनेंगे और रहेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस। ओके, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको एक जनरल एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, देखना आप अच्छे से इसको। जब भी आप आर्किटेक्चर के पास जाते हो और आपके माइंड में आपको जैसा अपना घर बनाना है, उस घर की या फिर वो होम या फिर वो सपोज बिल्डिंग है, तो वो क्या करेगा आर्किटेक्चर? वो आपको बिल्डिंग ड्रॉ करके दिखाएगा। वो पूरा प्लान जो है वो किस पे पेपर वर्क करके बताएगा कि ऐसी आपकी बिल्डिंग होगी। तो क्या वहां पे बिल्डिंग आ जाती है पूरी? नहीं ना, वो तो सिर्फ प्लान है। इसी तरह क्रिस्टल लेटिस जो है वो प्लान है। फिर आप क्या करते हो? वो प्लान घर पे लेके आते हो, फिर कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हो, उस प्लान के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? सीमेंट ईंट लगाते हो, दीवारें खड़ी करते हो, स्लेब लेते हो। ठीक है, और उसके बाद आप अपना हाउस को क्या करते हो? कंस्ट्रक्ट करते हो, और बिल्डिंग को आप कंस्ट्रक्ट करते हो। तो जो ईंटें होती है वो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो पहले क्या करना पड़ता है? पहले लेटिस में मैंने आपको समझाया। अब इसी लेटिस के ऊपर जब हम क्या करने वाले? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रखेंगे। आप देख सकते हो कि ये दोनों लेटिस थी, उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये तो हो गया क्रिस्टल लेटिस, प्लस जो साइड में आपको एटम्स दिख रहे हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। और जब भी मैं क्या करता हूं, उस प्लान के ऊपर ईंटें रख के पूरी बिल्डिंग बन जाती है। उसी तरह से लेटिस जो होता है उसके ऊपर मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है वहां पे एक पॉइंट इंडिकेट करता है एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जैसे ही मैं उन सभी पॉइंट्स के ऊपर एटम को अरेंज करूंगा, आप देख सकते हो मुझे बहुत बढ़िया सा क्रिस्टल मिल जाएगा। सो क्रिस्टल इज इक्वल टू लेटिस प्लस मोटिफ। आपकी जो बिल्डिंग है वो आपका प्लान है, उसके ऊपर आपने क्या कर रखा है? प्लान के अकॉर्डिंग जब आप ईंटें, स्लेब और ये जो बीम लेते हो उसी के हिसाब से पूरा क्या बन जाता है? बिल्डिंग। सो बिल्डिंग क्या होता है? प्लान प्लस उसके ऊपर किया हुआ वर्कआउट, और आपने जो ईंटें रखी हो सेम। क्रिस्टल क्या होता है? लेटिस जो है, जो डायग्राम है, उसके ऊपर आप क्या करो? जो पॉइंट्स है उसके ऊपर आप मोटिफ रख रहे हो। मोटिफ इज नोन एज अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सॉलिड। उस लेटिस पे आप जब क्या करने वाले हो? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखने वाले हो, तो पूरा क्या बनने वाला है यहाँ पे?
पूरा आपको मिलने वाला है क्रिस्टल। समझ रहे हो बात आप? ओके, अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके बताऊं तो यहाँ पे देखो, डायग्राम में तो वैसे क्लियर ही है कि क्रिस्टल है, तो पूरा क्रिस्टल कैसा है। पहले देखो सिर्फ क्या दिया हुआ है, लाइक एक डायग्राम है जो सब स्क्वायर से बना हुआ है, फिर NaCl है, उसके दोनों आप देख सकते हो कि NaCl जो है वो उन्होंने रखा हुआ है। जब NaCl को मैं सभी पॉइंट्स में पुट करता हूँ, मुझे एकदम क्या मिल जाता है, NaCl का क्रिस्टल मिल जाता है। ये बात होती है एक्चुअल में। अब मैं अगर आपको दूसरी बात बताऊं, आप अच्छे से समझना, फिर मैं अगर आपको बताऊं कि क्या ये जो है लेटिस है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आप फिर से वो डायग्राम में वापस लाऊंगा, तो लेटिस की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटिस 3 है। पहला, आपको जो भी पॉइंट्स दिखते हैं डिजाइन में, आपको जो भी पॉइंट्स दिख रहे हैं वो सभी पॉइंट्स को बोला जाता है लेटिस पॉइंट। दूसरी चीज, वो हर एक लेटिस पॉइंट इंडिकेट करता है कि वहां पे कोई ना कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। वो आयन भी हो सकते हैं, वो मोलिक्यूल भी हो सकते हैं, और वो एटम भी हो सकते हैं। जो भी आपके सॉलिड जो है उसका क्या रहेगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो उस पॉइंट पे रहेगा। तीसरी चीज, हम क्या करने वाले हैं, सभी जो पॉइंट्स है उनको हम लोग स्ट्रेट लाइन से जब क्या करते हैं, अटैच करते हैं। सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से आप अटैच करो, तब आपको क्या मिल जाएगा वहां पे, पूरा लेटिस। तो लेटिस की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले वाले लेटिस पॉइंट, जो भी पॉइंट्स है उनको लेटिस पॉइंट बोलते हैं। दूसरा, वो पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं कि वहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिसको मोटिफ बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट कि यहां पे हम सभी जो पॉइंट्स हैं उनको लेटिस पॉइंट को जब स्ट्रेट लाइन से हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, और उनको जब अटैच कर रहे हैं तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्रिस्टल का पूरा लेटिस मिलेगा। सो दैट वन इज अ लेटिस। तो उससे फायदा क्या है भाई, लेटिस से फायदा क्या है, जब आपको डायमंड के बारे में पता नहीं था, जब मैंने आपके सामने लेटिस रखी तब आपको पता चल गया कि भाई डायमंड के अंदर कार्बन के एटम्स कैसे रहते हैं। तो लेटिस जो है वो बेसिकली बताते हैं कि जो भी सॉलिड है उनके अंदर जो पार्टिकल्स है वो कैसे अरेंज हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या हर एक बार जो क्रिस्टल लेटिस है वो स्क्वायर ही रहेगी? नहीं, आप देख सकते हो वो कैसी हो सकती है भाई, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर नहीं, वो हेक्सागोनल भी हो सकती है। आप देख सकते हो ये जो नीचे वाला है उसके अंदर हमने रखा है वो हेक्सागोनल लेटिस है। ठीक है, ओके। तो मतलब अगर हमें, आप ये कहना चाहते हो सर, अगर हमें सॉलिड को पढ़ना है तो सभी एटम्स, मतलब जो सॉलिड है उन सभी एटम्स के लिए हमें ऐसा ड्रॉ करना होगा, फिर हम उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टी जान पाएंगे। अरे यार, अब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सपोज मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे पास यहाँ पे, हाँ, ये बॉटल है। अब आपको पता तो नहीं चलेगा ये दवाई की जो बॉटल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस मटेरियल की, तो दिखने में ग्लास जैसी लग रही है, लेकिन ये है प्लास्टिक की बनी हुई है, फाइबर की बनी हुई है, तो मतलब ये पॉलीमर की बनी हुई है। ठीक है, चलो, अगर मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है तो क्या, अब मुझे जरूरी है कि हर बार में ये सभी जो पॉलीमर्स है इस पूरे के पूरे जो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी के बारे में मैं जान नहीं ना। मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से छोटा सा पोर्शन निकालूंगा, उस पोर्शन के बारे में पढ़ूंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे पूरी बॉटल के बारे में जानने को मिल जाएगा। मीन्स आई जस्ट वांट टू से दैट if you are going to learn about each and every atom, so it will be a very lengthy and very difficult. तो यहाँ पे हमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये लेटिस के अंदर ये जो है, जो छोटे छोटे आपको स्क्वायर दिख रहे हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं 3D में। अगर मैं उस स्क्वायर को 3D में अगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, तब जाके मुझे क्या मिल जाने वाला है, पूरा लेटिस मिल जाएगा। Okay, so I can say that lattice is made up of unit cell. So that smallest portion, okay, that smallest portion, कि उसका हम 3D में अगर रिपीटेशन करेंगे तो हमें पूरा क्या मिलने वाला है, वहां पे क्रिस्टल मिलने वाला है। तो हम उस रिपीटिंग यूनिट को जो है वो बोलेंगे यूनिट सेल। देखिए बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन रहता है बिटवीन लेटिस एंड यूनिट सेल। यूनिट सेल इज अ पार्ट ऑफ लेटिस, ओके, और जो लेटिस है वो तो डायग्राम है, जो 3D में मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज है वो दिखाता है।
जबकि यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ दैट लेटिस, कि जिसके रिपीटेशन से हमें पूरा क्या मिलने वाला है भाई, लेटिस मिलने वाला है। समझ रहे हो बात? तो वो जो है उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं अभी, पूरा हम उनको बोलने वाले यूनिट सेल। आपको पता ही है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेटिस होते हैं। तो मैं आपको यूनिट सेल के बारे में बता दूं, तो यूनिट सेल ही डिसाइड करेगा कि आपका लेटिस कैसा होगा। ओके, आप देख सकते हो अगर यूनिट सेल स्क्वायर है तो पूरा क्रिस्टल भी स्क्वायर जैसा ही बनेगा। ओके, अगर आप नीचे वाले डायग्राम में देखो तो वहां पे जो है, वहां पे अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो उनका जो यूनिट सेल है वो थोड़ा रोम्बोहेड्रल टाइप है। ठीक है, कैसा है भाई, रोम्बोहेड्रल टाइप है। तो आप देख सकते हो पूरा रोम्बोहेड्रल लेटिस बन रहा है। तो अब हम जो बात करने वाले हैं सिंपली यूनिट सेल के टाइप्स की, फर्दर हम लोग उसके अंदर डिटेल में धीरे धीरे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट सेल कैसे होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ unit cell are there? So basically we are classifying our unit cell into two portion. One is primitive unit cell and the another one is centered unit cell. देखिए, अगर मैं आपको अच्छे से बोलूं तो क्या होता है, जैसे ओके हाँ, एक चीज मेरे माइंड में बहुत अच्छा सा एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। जैसे कि हाँ, यूनिट सेल है, प्रिमिटिव किसको बोलते हैं, जो सिंपल नॉर्मल है। ओके सर, हमारे माइंड में नॉर्मल बोले ना तो हमारे माइंड में एक ही चीज आती है, वो है स्क्वायर। तो हाँ, प्रिमिटिव सेल कुछ ऐसे ही टाइप का है कि अगर सिर्फ और सिर्फ सभी कॉर्नर्स पे, सिर्फ और सिर्फ सभी कॉर्नर्स के ऊपर क्या रहता है, एटम्स रहते हैं, तब उसको प्रिमिटिव सेल बोल सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो सिंपल डिजाइन है, सिर्फ और सिर्फ एटम्स कहाँ पे रहते हैं भाई, कॉर्नर्स पे ही रहते हैं। सपोज ये रूम है, आप सब, अब मैं आपको अच्छा से एक एग्जांपल दे दूं, आपकी जो पूरी बिल्डिंग है वो पूरा लेटिस है। अब उस बिल्डिंग के अंदर फ्लैट्स बनाए हुए हैं, तो आप जब भी सैंपल फ्लैट के लिए जाते हो तो एक ही फ्लैट आपको बताते हैं। क्यों है एक ही फ्लैट क्यों बताते हैं भाई, सभी फ्लैट्स बताने चाहिए ना। अरे यार सर, एक फ्लैट जैसा होता है ना, सेम उसी तरह से सभी फ्लैट्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है कि आपको अगर पूरा क्रिस्टल स्टडी नहीं करना तो यूनिट सेल को क्या कर सकते हो, मेजर कर लो। तो यूनिट सेल को स्टडी कर लो। यूनिट सेल में क्या आता है, दो चीज मेन है, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। देयर आर, आई कैन से यूनिट सेल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सॉलिड की। व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, किसी एक पर्टिकुलर सॉलिड के लिए उसका यूनिट सेल जो है वो पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मतलब उसका जो एज है, उसकी जो लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, वो जो है पैरामीटर्स, वो सभी कैसे रहते हैं, लाइक स्पेसिफिक रहते हैं। और उसी तरह जो एंगल होते हैं, लाइक अल्फा, बीटा एंड गामा, एंगल्स बिटवीन आई कैन से ए एंड बी इज गामा, एंगल बिटवीन बी एंड सी इज अल्फा, एंड एंगल बिटवीन ए एंड सी इज बीटा। यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से, ये यूनिट सेल है। तो पहला भी ये सोचो यूनिट सेल है क्या, तो ये तो बहुत ही छोटा पार्टी है, ये तो बहुत ही क्या है भाई, छोटा सा एक पोर्शन है जिसको हमने रिपीट किया, लेकिन वो पोर्शन जो है वो डिसाइड करेगा, वो जो छोटा सा यूनिट सेल है वो डिसाइड करेगा कि तो आपका लेटिस कैसा होगा, आपका सॉलिड कैसा होगा। और हर एक सॉलिड के लिए वो यूनिट सेल कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। तो यूनिट सेल डिफर कैसे करते हैं, तो यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स है, उसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट, और उसके अंदर के जो एंगल्स है 3D में, जो आप यहाँ पे एंगल देख सकते हो, अल्फा, बीटा, गामा, वो जो है वो सभी सॉलिड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, तो अब मैं बात करने वाला हूँ आगे कि यूनिट सेल की स्टडी करें तो पहले हम देखते हैं यूनिट सेल के टाइप्स कितने। तो मैंने बताया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, वन इज प्रिमिटिव एंड अनदर वन इज सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हाट डू मीन बाय प्रिमिटिव यूनिट सेल, कई यूनिट सेल ऐसे होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे ही एटम्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उनको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, दूसरे होते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, अब आगे डायग्राम देखिए, यहाँ पे लिखा है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो उसका मतलब होता है कि भाई कॉर्नर पे तो एटम है ही है, आप देख सकते हो कॉर्नर पे तो है ही है, उसके सिवा प्लस अगर कोई भी जगह पे एक्स्ट्रा एटम और पर्टिकुलर आयंस है, तब हम उसको क्या बोलने वाले हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे है तो प्रिमिटिव, बट कॉर्नर के अलावा अगर कोई भी जगह पे अगर एटम आ रहा है तब हम उसको बोलने वाले हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। और सेंटर्ड की बात करें तो अब यहाँ पे देख सकते हो
सेंटर्ड यूनिट सेल में हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सो व्हाट डू मीन बाय बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल? आप देख सकते हो यहाँ पे कि सभी कॉर्नर्स पे तो एटम्स है ही है, लेकिन बीच में पूरे उस यूनिट सेल के बीच में सेंटर में भी एक एटम है, तब उसको हम लोग क्या बोलने वाले? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरी अगर हम लोग बात करने वाले तो वो है फेज सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, अगर आप कोई भी स्क्वायर ले लो तो उसकी फेज कितनी होती है भाई? दो 4 5 6 होती है। 4 5 एंड 6 टॉप एंड बॉटम मिला लो और 4 साइड 6 फेज होते हैं। तो फेज सेंटर्ड यूनिट सेल किनको बोलते हैं? कि यहाँ पे क्या होगा, पूरे के पूरे कॉर्नर्स पे तो एटम होते ही होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में कि उनके जो 6 फेज है उनके भी सेंटर में क्या रहते हैं? एटम्स रहते हैं। तो उसको फेज सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। चलो, अगर हम लोग उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कौन है? तो तीसरा जो आएगा वो आएगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, कई बार इसको बेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते हैं, जिसकी स्टडी हम बहुत ही कम करने वाले, लेकिन जानना जरूरी है कि सभी कॉर्नर्स पे तो एटम्स रहते ही रहते हैं, लेकिन कोई दो फेज पे, कोई सामने वाली दो अपोजिट फेज है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर नीचे जो है, ऊपर नीचे दो फेज है, टॉप और बॉटम। उस फेज के सेंटर में भी क्या रहते हैं? एटम रहते हैं। तब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? तब इसको हम लोग बोल सकते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, यूनिट सेल जो है उसके दो टाइप्स है, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड द अनदर वन इज सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे ही एटम्स रहते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल कॉर्नर के अलावा कहीं और जगह पे अगर एटम्स है तो उसको सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। सेंटर्ड के 3 पोर्शन है। द फर्स्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड, second one is I can say face centered unit cell, and the third one is base center or end centered unit cell. BCC body centered unit cell में ये होता है कि सभी कॉर्नर के सिवाय प्लस वहां के आई कैन से बॉडी के सेंटर में भी एक एटम रहता है। उसके बाद दूसरा जो है वो है फेज सेंटर। उसमें क्या रहता है कि सभी कॉर्नर्स के सिवाय उनके फेज में भी एक एटम रहता है। और एंड सेंटर सभी कॉर्नर पे, और कोई भी सामने वाली अपोजिट 2 साइड्स होती है। सपोज ये रूम है तो उसके सभी कॉर्नर्स है, तो सभी कॉर्नर्स पे तो एटम्स है। कोई सामने वाली जो अपोजिट साइड में 2 फेज है उसके ऊपर भी अगर ये एटम है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेज सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। ओके, आ रही है आपको बात? धीरे धीरे समझ में नहीं आ रही तो आप यहाँ पे अच्छी तरह से ये जो है सभी डायग्राम्स देख सकते हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा और डिटेल में जाने वाला हूँ। तो लेटिस जो है, मैंने तो आपको 2-3 टाइप की लेटिस बताई। एक में स्क्वायर था, एक में रोम्बोहेड्रल था। ओके, जैसे काजू कतरी होती है, आपने खाई हो तो काजू कतरी, उसी तरह से। और जो है हेक्सागोनल होते हैं। हमने 3 टाइप की लेटिस देखी ना भाई। ऐसी टोटल 14 टाइप्स ऑफ लेटिस होती है, जिसको ब्रेवाइस लेटिस बोलते हैं। 14 टाइप्स ऑफ लेटिस आर देयर एंड दे आर नोन एज अ ब्रेवाइस लेटिस। तो उन सभी के लिए यूनिट सेल होते होंगे। सो टोटली 14 यूनिट सेल होते होंगे। अगर हमारे पास 14 लेटिस है तो नेचुरली 14 यूनिट सेल्स भी है। हाँ, लेकिन उस 14 को हम लोग 7 में डिवाइड कर सकते हैं। वो जो 14 होती है ना यूनिट सेल, उसको हम लोग 7 पोर्शन में क्या करने वाले? डिवाइड करने वाले। और उसी 7 में से वो 14 बन जाते हैं। ओके, वो डेविएट होते हैं। कई बार प्रिमिटिव होता है, बीच में आप क्या डाल दो? बॉडी सेंटर में एक एटम डाल दो तो वो BCC बन जाएगा। अगर आपके पास कोई एक यूनिट सेल है जिसके कॉर्नर पे ही एटम्स है, कई बार कहाँ पे मिलते हैं? अगर सामने आई कैन से अपोजिट साइड वाली फेज पे अगर 2 एटम मिल रहे हैं तो वही यूनिट सेल किसमें कन्वर्ट हो गया? हम बोल सकते हैं वही डेविएट कर रहा है एंड सेंटर में। तो टोटल 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आर देयर, और उसी में से कितने बनते हैं? टोटल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लेटिस बनते हैं। देखते हैं कैसे। तो यहां पे आप देख सकते हो टोटल 7 टाइप ऑफ क्या है? यूनिट सेल है। हाँ सर, दिख तो सब सेम ही रहा है। नहीं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। आप देखो, कोई भी यूनिट सेल किससे हम लोग मेजर कर सकते हैं? उनके पैरामीटर्स है। ABC उसको बोलते हैं एक्सियल डिस्टेंस,
और अल्फा बीटा गामा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल कॉर्नर और एंगल। ओके, सभी के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले वाले की, वो है क्यूबिक यूनिट्स है। क्यूबिक है तो क्यूबिक है, इसका क्या मतलब हुआ? डाइस की तरह। डाइस खेले आप, डाइस से आप खेले होंगे। ए बी सी तीनों तीन क्या होते हैं? सेम होते हैं। उसकी तीनों तीन लेंथ कैसी होती है? सेम। वेट, हाइट एंड लेंथ तीनों तीन सेम होता है, उसी को तो क्यूब बोलते हैं हम लोग। तो क्यूबिक यूनिट सेल है। अल्फा बीटा गामा कितना रहता है? 90 रहता है। समझ, एक काम करो, हाइट और विड्थ सेम रखो, और सिर्फ सॉरी आई कैन से उसकी विड्थ और हम कह सकते हैं उसकी लेंथ सेम रखो, उसकी हाइट को आप क्या कर दो? बढ़ा दो, तो बन जाएगा टेट्रागोनल। आप देख सकते हो वो क्या बन जाएगा? टेट्रागोनल। ओके, थर्ड वन आप देख सकते हो। हाँ, एंगल अभी सभी में 90 नहीं है। क्यूबिक, उसके बाद में देखा टेट्रागोनल। अब हम बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक मीन्स उसकी ए बी और सी तीनों एक्सियल साइड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। सपोज मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मैच बॉक्स जो है, ये मैच स्टिक का जो बॉक्स है, मैच बॉक्स, इसके आप देखो, ये छोटा है, दिखा अच्छे से नहीं दिखा। हाँ, तो ये जो तीनों तीन साइड है, लेंथ, हाइट एंड विड्थ, तो तीनों तीन डिफरेंट है। इस बुक का एग्जांपल लिख सकते हो आप। ये ऑर्थोरोम्बिक है, इसकी आप हाइट देख सकते हो, ओके, इसकी विड्थ देख सकते हो, इसकी लेंथ देख सकते हो, तीनों तीन सेम नहीं है। हाँ, एंगल 90 का ही होगा। सो दिस टेक्स्ट बुक इज अ गुड एग्जांपल ऑफ रोहम्बिक, ऑर्थोरोहम्बिक यूनिट्स। समझ रहे हो बात आप? ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं, अब हम जो यहाँ पे वो बात करने वाले हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल की, जिसमें ए बी तो सेम है। ओके, और दूसरी बात करें तो यहाँ पर देखो, अल्फा बीटा कितने का रहता है? 90 का ही रहता है, लेकिन गामा जो है 120 का। दो एंगल 90 के रहेंगे, एक कितने का रहेगा? 120। और एक जो है आपको यहाँ पे दिखेगा रोम्बोहेड्रल। ओके, और हम ट्राइगोनल बोल सकते हैं जिसको। वो क्या होता है एग्जैक्टली? उसके अंदर हम देखें तो मैच स्टिक की तरह ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ? टिल्ट कर देता हूँ। ए बी सी तो सेम ही है। मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो इसको जो है मैं अच्छे से क्या करता हूँ, इसके ए बी सी को मैं सेम करने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ए बी सी तो सेम करने की ट्राई कर ही रहा हूँ मैं, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा क्या कर दूंगा? मैं टिल्ट करूंगा, काजू कतरी की तरह हो जाएगा। ये ए बी सी सेम रहेगा, लेकिन बात क्या बनेगी? इसके जो एंगल जो है वो चेंज हो जाएंगे। अगर दो एंगल 90 के हो भी रहे तो तीसरा 90 का नहीं होगा। ओके, उसी तरह कौन है? मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में आप देख सकते हो, मोनोक्लिनिक में जो है हम एंड सेंटर अच्छे से बना सकते हैं इसमें से। ओके, और लास्ट वाला जो है ट्राइक्लिनिक, जिसका ए बी सी और अल्फा बीटा गामा जो है वो कोई इक्वली नहीं है। ठीक है, तो कैसे भी हम लोग बना सकते